हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, एंटीबॉडी तक हमने पढ़ लिया था, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ लिया था और उसमें हमने देख लिया था एक्टिव इम्यूनिटी भी देख लिया था। पैसिव इम्यूनिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं नेचुरल वे में और इट मे बी द आर्टिफिशियल वे, ठीक है। सो वहाँ पर उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसमें सीधा सीधा सिंपली इतना है कि एंटीबॉडी क्या हो जाती है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाती है। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पैसिव और एक्टिव में क्या थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो हमने ये देखा था पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के, एक्टिव के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, एंटीजेनिक इंटरेक्शन होता है। क्या हो रहा है, एंटीजन क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है विद द, एंटीजन इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। यहाँ पर डायरेक्टली एंटीबॉडी क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है। क्या होती है, इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। सो एंटीजन इंटरेक्शन के साथ जो रिस्पॉन्स होता है, तो उस रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी के साथ साथ क्या बनती है, मेमोरी सेल, यहाँ पर मेमोरी सेल भी बनती है। और यहाँ पर मुझे बताओ, यश बताएंगे कि मेमोरी सेल बनती है कि नहीं बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर एंटीबॉडी दे रहे हैं उसे, और ये एंटीबॉडी क्या हो जाती है, कुछ टाइम तक ही रहती है, फिर डिजनरेट हो जाती है, इसका लाइफ स्पान फिक्स रहता है, देन उसके बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि मेमोरी सेल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है एक्टिव और पैसिव के अंदर, मेन तो डिफरेंस ये है, हाईली इफेक्टिव है, ठीक है, हाईली इफेक्टिव है, एंड इट इज़ लेस इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसे है कि लॉन्ग टर्म तक इसका असर रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है पैसिव के अंदर। तो पैसिव में जनरली ऐसा ही है, एक्टिव और पैसिव के अंदर नेचुरल आर्टिफिशियल वे दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा था, हमने पढ़ लिया था इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने में हमारा बॉडी काफ़ी टाइम लगाता है, और जितना टाइम लगाता है उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है बॉडी के पास कि वो रिकवर कर पाए, या बॉडी में जो नुकसान हो रहा है उससे कैसे बचा जाए। कई बार एंटीबॉडी बनने से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ध्यान होगा पोलियो में कुछ ऐसा ही होता है कि जब तक उसकी एंटीबॉडी बने उससे पहले ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, पैर में लिम्फ पड़ जाता है, मतलब अल्टीमेटली लोअर बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देता है, उसमें केवल लोअर बॉडी ही क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। सो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, मतलब गवर्नमेंट क्या, साइंटिस्ट ने एक इजाद किया कि वैक्सीन बनाई जाए, इसके लिए हम कोई तरीका ढूंढे, और वैक्सीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैक्सीन में भी क्या होता है, हम सिर्फ एंटीजन उसको इंट्रोड्यूस करती है और हमारा बॉडी उससे क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स करता है, हमारा बॉडी उसको एक्चुअल एंटीजन समझ करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और सेम प्रोसीजर अपनाता है। जैसे नेचुरल वे में हम इंटरेक्ट करते हैं किसी एंटीजन के साथ, उसी तरह से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कल बात की थी और हमने यहीं पर क्लास छोड़ी थी कि हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं आज वैक्सीन, ठीक है। सो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इट इज़ अ सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन, सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन विच इज टेकन orally
विच इज टेकन ओरली और इंजेक्टेड। सो एक बार सुन लो और पहले समझ लो, फिर लिख लेना, ठीक है। वैक्सीन क्या है? एक इनएक्टिवेटेड पैथोजन है। हमने क्या करा है, वैक्सीन हम किसे कह रहे हैं? इनएक्टिवेटेड पैथोजन है, या फिर उस पैथोजन का कोई प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को पहचान के भी हमारा बॉडी क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। तो या तो हमने उसी, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के बाहर क्या लगा हुआ है? कोई प्रोटीन लगा हुआ है और उसी से उसकी पहचान होती है। तो हमें तो क्या करना है? पूरे बैक्टीरिया के लिए थोड़ी ना कुछ करना है, हमें तो ये इसको पहचानना है कि अगर, क्योंकि ये प्रोटीन अगर हमने इसको पहचान लिया, ग्लाइकोकैलिक्स जैसे हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हमने पहचान लिया उतना ही काफ़ी है, दैट मीन्स ये अपना नहीं है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी इनएक्टिवेटेड पैथोजन का मतलब है कि कोई पैथोजन है, हमने उसको इनएक्टिव कर दिया, उसकी काम करने की कैपेसिटी को हमने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया किसी मैथड से, तो हम उसे कह रहे हैं इनएक्टिवेटेड पैथोजन कह रहे हैं। सो यहाँ पर देखो, सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड, हम उसको सस्पेंड किसी एक सॉल्यूशन के साथ, या तो वो लिक्विड, जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि पोलियो वायरस जो है उसके लिए हर साल में 3 या 4 बार वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉलोअप किया जाता है, ठीक है। और वो लिक्विड होता है जिसको ओरली दिया जाता है, या तो ओरली दे सकते हैं या फिर इंजेक्ट, जैसे कि टेटनस के लिए हम यूज़ करते हैं, टेटनस के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट कराते हैं डायरेक्टली टू द ब्लड, या तो ओरली लेंगे। आ रही बात समझ में? सो सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen, ठीक है। सो अब इसके बारे में, ये कोई है इनएक्टिवेटेड पैथोजन है और एंटीजेनिक प्रोटीन। एंटीजेनिक प्रोटीन का मतलब है कि कोई एंटीजन का प्रोटीन है, उसी को हमने यूज कर लिया है एज अ वैक्सीन के फॉर्म में, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? वैक्सीन। सस्पेंशन है, ठीक है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में देखें तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर 1796। एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले टर्म डिस्कवर्ड किया था। एक्चुअली इन्होंने डिस्कवर्ड क्या किया था, इन्होंने ये देखा था कि वैक्सीनेशन, इन्होंने टर्म दिया था, इन्होंने प्रोसेस डिस्कवर्ड नहीं किया था, बट इन्होंने वैक्सीनेशन को डेवलप किया था। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ इस तरह से ऐसा कर उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी बाहर से मैं कोई एंटीजन लाऊं, उन्होंने प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस को देखा था कि मैं किसी बाहर से एंटीजन को लेकर आऊं तो क्या इफेक्ट होता है, अगर मैं बाहर से कोई एंटीबॉडी लेकर आऊं तो क्या इफेक्ट होता है बॉडी पर। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने इस पर फोकस करके बताया कि वैक्सीनेशन प्रोसेस भी हो सकता है, इस प्रोसेस से भी हम कुछ डिजीजेस को हम क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आते हैं, दैट इज अ लुइस पास्चर। नाम सुना होगा, लुइस पास्चर, ठीक है। लुइस पास्चर ने क्या किया था? डिस्कवर्ड द प्रोसेस। इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एक प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और वो प्रोसेस क्या था? एंटीजन को इनएक्टिवेट करने का मेथड। एंटीजन को कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं उसका मेथड इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। सो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन, ठीक है। एंड देन उन्होंने साथ में प्रिपेयर भी करा, जब उन्होंने इनएक्टिवेट कर दिया, एंड देन ऑल्सो ही प्रिपेयर्ड द वैक्सीन्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजेंस, ठीक है।
जैसे कि एंथ्रेक्स है, कॉलेरा है, रेबीज है, इन्होंने डिस्कवर भी किया था इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजन, एंटीजन कर लो, और इन्होंने वैक्सीन भी डेवलप करी और वो वैक्सीन किसके लिए थी, जैसे रेबीज, कॉलेरा, एंथ्रेक्स। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, वॉन बेयरिंग। ये एक और साइंटिस्ट हैं वॉन बेयरिंग। इन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड प्रिपेयर्ड सम वैक्सीन। इन्होंने भी कुछ क्या किया था, एंटीसिनम, रहने दो इतना ही ठीक है। ही प्रिपेयर्ड द पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि पैसिव का क्या मतलब होगा कि इन्होंने डायरेक्टली क्या किया था, एंटीबॉडीज बनाई थी। एंटीबॉडीज या तो आर्टिफिशियली हम एंटीबॉडीज बनाते हैं, उन्होंने वो प्रोसेस यहाँ पर डिस्कवर किया था जिसको हम कह रहे हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ओके। सो ये 3 साइंटिस्ट हैं और बहुत और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमारे पास अभी हमें सिर्फ ये 3 ही पढ़ने हैं इनके बारे में ही, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल। अब ये किस प्रिंसिपल पर वैक्सीन जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने पहले ही बात कर ली वैसे तो प्रिंसिपल के बारे में कि ये काम करता है प्रिंसिपल कि मेमोरी सेल बननी चाहिए। वैक्सीन का हमारा मकसद ही क्या है कि मेमोरी सेल बननी चाहिए। प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड मेमोरी सेल। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था कि 2 रिस्पॉन्स होते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्स, जब पहली बार एंटीजन अटैक करता है और बॉडी रिस्पॉन्स करती है, एंड विद दैट क्या बनता है, मेमोरी सेल बनता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, हम इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। हम नहीं तो क्यों डायरेक्टली हम कोई एंटीबॉडी क्यों नहीं दे रहे, ताकि हम इसको क्या कर रहे हैं, एंटीजन। अभी तो हमने बात करी कि वैक्सीन है क्या, हमने इनएक्टिवेटेड एंटीजन दे रहे हैं। उसको क्यों दे रहे हैं, ताकि फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप हो बॉडी के अंदर, एंड ड्यू टू प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या बनेगी, मेमोरी सेल्स बनेंगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। So based on the memory of the immune system, principle लिख लो, that is based on memory of immune system. Antibody and memory cell, antibody and memory cell as primary response. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन में 3 टाइप्स हैं जिसको हम जनरेशन के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी की गई थी, तो उस समय हमने कैसी वैक्सीन बनाई थी उसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया है कि उस समय जो वैक्सीन बनी थी, फिर अगेन और भी ज़्यादा रिसर्च होती गई और रिसर्च डिस्कवरी होती गई, तो कुछ नई तरीके से और बनी। फिर उसके बाद लेटेस्ट तरीका है, तो हमने क्या करा है, उस एरा को हमने 3 एरा में डिवाइड कर दिया, या जनरेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनरेशन बना दी है, कैटेगरी बना दी है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन।
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इनएक्टिवेटेड पैथोजन, इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन। यहाँ पे ये वर्ड लिखना जरूरी है। फर्स्ट जनरेशन का जो वैक्सीन था, यानी कि जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन, इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन, इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन। ठीक है, बट दे हैव सम साइड इफेक्ट्स, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। अब देखो हमने क्या करा था, हम कोई भी मान लीजिए कोई एंटीजन ले लेते हैं कंप्लीट, मान लीजिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट मे बी द वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन हम कंप्लीटली यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, जनरली हम वायरस और बैक्टीरिया के, ज़्यादातर तो यही होते हैं वायरस और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा हमने उसे इनएक्टिव कर दिया, है ना। लेकिन ऐसी मिस्टेक हो सकती है, कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो इनएक्टिव तो हो गया लेकिन कुछ समय बाद उसको कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिला जिसकी वजह से वो अगेन और ज़्यादा वायरुलेंट हो गया। वायरुलेंट यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया, अब वो पहले से भी ज़्यादा डेंजरस हो गया। डेंजरस हो गया तो इसका मतलब है हो सकता है इसमें कोई चेंज हो जाए, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज हो जाए जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा वायरुलेंट हो जाए। ठीक है ना, कई ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं जो वो क्या होते हैं, टाइम से टाइम टू टाइम वो क्या हो जाते हैं, वायरुलेंट होते जाते हैं। उनका जो स्ट्रेन है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, वायरुलेंट होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि अगर हम पूरा का पूरा एंटीजन अगर हम लेते हैं तो हम रिस्क पे ही रहते हैं। हो सकता है इसका कोई टॉक्सिन ऐसा रह गया हो, ये रिलीज करने लग जाए कोई टॉक्सिन, हो सकता है ये अगेन एक्टिवेट हो जाए, किसी भी कंडीशन में एक्टिवेट हो जाए, या ये अगेन टॉक्सिन रिलीज कर दे या अगेन एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा, हमारे लिए मुसीबत ही है एक तरह से, है ना। तो ये चेंज, और ये उस समय के लिए जब हम इसको बॉडी में एंटर करने के बाद ये क्या कर रहा है, बॉडी में एंटर करते ही अगर ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले की तरह बिहेव करे या ओरिजिनल से भी ज़्यादा डेंजरस बिहेव करे तो नुकसान ही है ना। सो इसे हम कह रहे हैं द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ टाइप्स हैं, आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लाइव एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड का मतलब है कि हमने उसको, है तो जिंदा लेकिन हमने उसके अंदर जो एंटीजेनिक पार्ट था, जो नुकसान करने वाला पार्ट था, उसको हमने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया है। तो है तो जिंदा लेकिन जिंदा तो है, लाइव है तो भी नुकसान है, रिस्क वाली बात है ये तो। ठीक है, जैसे कि टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड हम किसे कहते हैं, जो टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, किल्ड भी हो सकता है, हम जनरली किल्ड करके भी डालते हैं। कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं उनको हम क्या करके डालते हैं, किल्ड करके डालते हैं। मरने के बाद तो क्या बचा, कुछ नहीं, लेकिन हमने उसको एज ए एंटीजन, लेकिन हमारी सेल्स इतनी शार्प होती है वो किसी पे भरोसा नहीं करती हैं अपनी सेल के अलावा, तो वो बाहर से चाहे जिंदा आए चाहे मरा हुआ आए वो उसका वैसा ही रिस्पॉन्स करेगी। तो कुछ ऐसे एंटीजेंस थे कि जिनको किल्ड करके किया जाता था, किनको लाइव ही रखा जाता था। पहले शायद पोलियो की ऐसे ही बनती थी, लाइव एटीन्यूएटेड बनती थी, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड पोलियो की वैक्सीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, यानी कि इसके बाद कोई वैक्सीन आई थी, वो वैक्सीन कुछ हमने क्या करा कि नया टेक्निक अप्लाई किया, कोई नई टेक्निक लेकर के आए, ऐसी टेक्निक लेकर आए कि जिससे कि क्या हो, थोड़ी सेफ हो हमारे लिए और जिससे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो जैसे एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन,
एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन। पैथोजन का कोई एंटीजन, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि कोई प्रोटीन पार्ट है, उसको हमने क्या करा है, प्रोड्यूस्ड, हमने उसकी कॉपी बनाई है विद द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हमने क्या करा है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हमने पैथोजन का एंटीजेनिक पार्ट को हमने कॉपी कर दिया है और उसको हमने एज अ वैक्सीन हमने यूज करा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यहाँ पर टेक्निक का यूज़ किया है। क्या करा है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक यहाँ पर यूज़ करी है इन ट्रांसजेनिक और एनिमल्स। क्या किया है, इन ट्रांसजेनिक क्या होता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि इसको आप एनिमल्स ही कर दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट भी आ जाता है और प्लांट में ऐसा कोई इम्यून सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या मतलब है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब है हमने कोई ऐसा एनिमल लिया, जनरली हम माइस को लेते हैं और उसको हम चेंज करते हैं, हम उसके डीएनए के साथ कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज़ अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाते हैं वो, उनके डीएनए के साथ चेंज करके फिर उसी के अंदर हम डेवलप करते हैं हमें जो चाहिए। क्या करते हैं, ये आपके टेक्निक्स के अंदर अभी आएगा, हो सकता है आपको मैम ने पढ़ा दिया हो, स्वाति मैम ने नहीं आया तो ये अभी आएगा आपके सारा टेक्निक के अंदर, और यहाँ आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। ठीक है, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया था, हमारे लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हेपेटाइटिस बी, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी अब आती है लास्ट थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या होगा, थर्ड जनरेशन के अंदर इट इज़ अ वेरी हाईली पोटेंट वैक्सीन है ये। ठीक है, सिंथेटिक इन नेचर। कैसी है, सिंथेटिक इन नेचर। क्या है ये, सिंथेटिक। सिंथेटिक इन नेचर। सिंथेटिक का क्या मतलब है कि हमने इसे क्या बनाया है, सिंथेसाइज किया है। हमने वैक्सीन के लिए जो एंटीजन था उसको हमने क्या करा है, सिंथेसाइज किया है, और ऐसे थर्ड जनरेशन की वैक्सीन्स को हम कहते हैं डीएनए वैक्सीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डीएनए वैक्सीन्स कह रहे हैं। और यहाँ परेशान मत होना कि कैसे क्या है, अभी आप सारी टेक्निक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि कैसे वैक्सीन बनाई जाती है, तो ये आपके टेक्निक वाले पार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, या तो स्वाति मैम पढ़ाएंगी या मैं पढ़ाऊंगी, दोनों में से कोई भी हम में से कोई पढ़ा लेगा। ठीक है, तो अभी हमें बस ये समझना है कि 3 जनरेशन्स हैं, जिसके अंदर थर्ड जनरेशन को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ प्योरली सिंथेटिक है। इसमें प्लाज्मिड का यूज़ होता है। प्लाज्मिड बताओ क्या होता है, चलो व्हाट इज़ प्लाज्मिड, ये था 11th के अंदर पढ़ा होगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ओके फाइन। नाउ अब मुझे बताओ कि क्या बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है कि नहीं, नाम सुना है कभी, हाँ, बैक्टीरियल फ्लूइड को, नो, दिस इज अगेन योर क्वेश्चन और होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप पता करेंगे व्हाट इज प्लाज्मिड, पुरानी किताब उठाएंगे 11th की और आप पता करके मुझे कल बताएंगे। आपके पास आज और कल का मिला करके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक अमीनो एसिड वाला एंड प्लाज्मिड वाला।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। रोज क्वेश्चन देने से कोई नई चीज़ आपको पता चलेगी, मैं बताऊंगी पका पकाया, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप खुद पढ़ोगे, खुद आंसर दोगे, तुम्हें याद रहेगा और तुम्हें काफ़ी टाइम तक लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, और कभी एग्ज़ाम में भी आ गया तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये हमने 3 जनरेशन्स पढ़ ली, किसकी, वैक्सीन्स की पढ़ ली, इसके टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टर्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब आपने मुझे एक चीज़ नहीं पूछी, हम इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, बट यू नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन एनी ऑफ यू कि हमारी सेल को पता कैसे चलता है कि ये मतलब बाहर से आया है, ये पैथोजन है, या ये, हाँ, कैसे हम उसे क्या कहेंगे। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। अगर ये नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इंसान रह ही नहीं पाएगा जिंदा। हाँ, प्रोटीन मैच करता है, बेसिकली वो प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन उनका एक नाम है बड़ा प्यारा सा, उनका एक प्यारा सा नाम है जिसको हम कहते हैं, 2 नाम है उसके, और वो दोनों का मतलब एक ही है। एक नाम है HLA, क्या है, HLA, और एक का नाम है MHC, एक का नाम है HLA और एक MHC। इसका मतलब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एंड इसका नाम है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी। कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपैट, ये हेडिंग डाल लो तुम, हम यही पढ़ने वाले। हाँ, MHC और उसमें बीच में लगा दो और, दिस इज द हेडिंग। इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दो। ये जो हमने नया, जो भी हम नया टॉपिक लेते हैं ना, नया टॉपिक लेने के बाद कुछ जगह छोड़ दिया करो कि कुछ की वर्ड्स या की पॉइंट्स हमें, ये बिल्कुल इतनी जगह छोड़ दो, नए पेज से शुरू करो, ठीक है। दिस इज द HLA एंड MHC, तो ये हेडिंग डाल लो। अब देखो ये क्या है, बेसिकली हमें ये समझना है कि कैसे पहचाने कि ये अपना है कि पराया है। इनको सिर्फ इतना बताया जाता है कि अपना कौन है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स में एक खासियत होती है, स्पेशल फीचर होता है, दैट दे नो कि उनका अपना कौन है। दे नो देयर सेल्फ सेल्स, खुद की सेल्स को जानती हैं, ठीक है। कैसे जानती हैं, बोल के तो बोलेगी नहीं, ना उनके पास आँख है ना ब्रेन है कि वो एक दूसरे को पहचान लेवे, है ना। तो इनके पास क्या है, इनके पास खुद का एंटीजन बना लिया इन्होंने, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन हम इसे कह रहे हैं, और ये एंटीजन ईच एंड एवरी सेल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल पर प्रेजेंट होता है दिस एंटीजन। सो इट इज डिस्कवर्ड इन ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। ल्यूकोसाइट में क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। ऑल्सो नोन एज, नाम लिख ही दिया, MHC, और यू कैन से HLA, ठीक है। जीन्स, अब देखो ये प्रोटीन है, ईच एंड एवरी सेल पर एंटीजन प्रेजेंट होगा। प्रोटीन नेचर का होता है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं, जनरली प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, mRNA चाहिए। mRNA के लिए क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब जीन अवेलेबल होगा। अल्टीमेटली जीन चाहिए,
है ना। और जीन कहाँ, इसके लिए जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बिल्कुल, तो हम क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, विच क्रोमोसोम नंबर। तो जीन्स के लिए ये जीन लोकेटेड एट क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर दिस HLA और MHC, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग और यू कैन से द डिस्क्रिमिनेशन, दे डिस्क्रिमिनेट सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको ये मैं बता देती हूँ कि जितने भी सेल्स हैं उन सभी के पास ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। जनरली आज के टाइम में हम इसे यूज़ करते हैं MHC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी आ जाए या फिर कहीं पर ह्यूमन ल्यूकोसाइट आ जाए। ल्यूकोसाइट का मतलब है ऐसा एंटीजन जो ल्यूकोसाइट पर प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, मेजर, है ना। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, एंड दीज आर कंपैटिबल सेल्स। हिस्टो का मतलब क्या होता है, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो जहाँ पे भी टिश्यू का वर्ड नाम, टिश्यू से रेफर जो हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज द हिस्टोलॉजी, ठीक है। सो टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पर सेम ही बात है, ठीक है। अब देखो ईच एंड एवरी सेल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके और आपके पेरेंट्स का MHC टेस्ट कराया जाए तो समटाइम्स MHC कराया जाए, मैच कराया जाए तो मैच नहीं होता है। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि DNA मैच करता है, क्या करता है, DNA मैच करता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि MHC मैच नहीं करता है। ये किस में, अब आपने ये देखा होगा कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते समय क्या चेक किया जाता है, कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। कंपैटिबिलिटी क्या चेक की जाती है कि क्या डोनर और रेसिपिएंट के जो टिश्यूज हैं वो एक दूसरे के कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है डोनर। सुना होगा आपने कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपका टिश्यू जो है या सेल जो है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो फिर भी हमारा क्या है, मिल जाता है सेम ब्लड ग्रुप, लेकिन सेल्स जो होती हैं हर किसी के सेल का कभी भी बहुत रेयर है। कई बार फैमिली के अंदर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट समटाइम्स फैमिली में भी कोई आपको मैच नहीं कर पाता है। समटाइम्स क्या नहीं हो पाता है, मैच नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज वी नो कि हमने पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, एक मॉम से आता है, एक डैड से आता है, लेकिन दोनों के पास ही अलग टाइप का क्या होता है, जीन तो सेम है 6 नंबर के क्रोमोसोम पर, लेकिन दोनों के ही जीन में कुछ वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन कैसे आता है, एज वी नो कि वेरिएशन आता है क्रॉसिंग से आता है, क्रॉसिंग ओवर से आता है, साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पर जीन का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है तो वही जीन है लेकिन उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके और इसके जीन में दोनों में अंतर होता है और ये दोनों मिलके एक अलग ही वेरिएंट बनाते हैं, ठीक है। अब वो आगे सेम ऐसे ही चलता जाएगा, तो वो हर बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हर बार चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो इसकी कॉपी जो होती है वो हैप्लॉइड कॉपी होती है। MHC के लिए इट इज़ अ हैप्लॉइड कॉपी। आप लिख सकते हैं द अरे ऑफ HLA's अलील्स। हम इसे क्या कहेंगे, अलील ही तो कहेंगे। सेम जीन, होमोलोगस जीन है,
तो हम क्या कहते हैं, अलील ही कहते हैं, है ना। अलील कॉन्सेप्ट तो पता है, हाँ फाइन। द अरे ऑफ HLA alleles on homologous chromosome, the array of HLA alleles on homolog of our chromosome, HLA alleles on homolog of our chromosome 6 is known as haplotype, is known as haplotype. Haplotype is known as haplotype. Only identical twins, नोट डाल के लिख लो, only identical twins, only identical twins can have identical haplotype. केवल उन दोनों का ही एक दूसरे से HLA एग्जैक्टली मैच करेगा. Only identical twins can have the identical haplotype. ये देखना इस पे बंद तो नहीं हो गया, कितना मिनट हुए? $42, ओके. आ रही बात समझ में? ठीक है. द बेस्ट HLA लिख लो, द बेस्ट HLA best HLA matching can be observed, best HLA matching can be observed within the same family, within the same family. मतलब चांसेस तो रहते हैं बट समटाइम्स वहाँ पे भी वेरिएशन आ जाता है, ठीक है. और ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको कहीं दूर दराज में कोई डोनर मिल जाए, है ना. नीचे लिख लो टिश्यू ग्राफ्टिंग. टिश्यू ग्राफ्टिंग का मतलब है कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करने के लिए हम उसे क्या कह रहे हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग. टिश्यू ग्राफ्टिंग लिखो हेडिंग डाल के, और उसमें 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं. टिश्यू मैचिंग एंड, टिश्यू ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, ग्राफ्ट करना, कहीं लगाना, ट्रांसप्लांट करना, है ना. तो टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग इज एसेंशियल. टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग इज एसेंशियल. ठीक है. बेस्ड ऑन, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज बेस्ड ऑन HLA और MHC. इट इज बेस्ड ऑन HLA और MHC एंटीजन which is present on surface of leukocyte, which is present on surface of leukocyte. कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है MHC. ठीक है ना. अभी आपके ज़्यादा डिटेल में नहीं है स्ट्रक्चर, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका टाइप देखेंगे. अब देखो टाइप ऑफ MHC लिख लो. टाइप्स ऑफ MHC. अब देखो इसके 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ MHC. टाइप्स ऑफ MHC, MHC1, MHC2. MHC1 एंड MHC2. MHC1 जो है प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेल. MHC1 जो है ऑल सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होता है. ठीक है. लेकिन हम यहाँ पर कह रहे थे कि डिस्कवर्ड, ल्यूकोसाइट पर डिस्कवर किया था, लेकिन मिलता तो सारी सेल्स में है MHC1. ठीक है. तभी वो पहचान पाता है कि ये मेरी अपनी है कि नहीं है. ठीक है. उसके बाद है MHC2. MHC2 जो है इट इज़ ओनली प्रेजेंट ऑन
एपीसी सेल्स। एपीसी के आगे ब्रैकेट बना के लिख लो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एपीसी के आगे लिखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, MHC2 कहाँ मिलेगा? ओनली एपीसी। और एपीसी कौन सी सेल्स हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाउ नाम से पता चल रहा है कि दो सेल्स विच प्रेजेंट्स द एंटीजन क्या करती हैं कि MHC क्या करती है? MHC का बेसिकली काम एक तो पहचानने का है, एज वेल एज दूसरा जो काम है कि ये क्या करती है, ये एक तरह से मान लीजिए कि कोई पैथोजन आया, वो उसको हमने क्या करा? फैगोसाइट कर लिया। हमने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट करने पर जो एंटीजन जो था हमने डिग्रेड कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को क्या करेगा? बाहर झंडा लेके खड़ा रहेगा, ये खतरा हमारे पर अटैक किया है, इस खतरे ने हम पर अटैक किया है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो कि एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है? आ रही बात समझ में कि कोई एंटीजन आया, उसको डिग्रेड किया, कोई पैथोजन था उसको डिग्रेड किया, उसका कोई प्रोटीन पार्ट था, व्हाटएवर जो भी पार्ट था, उसको उन्होंने क्या किया? अपने सेल्स पर अपने ऊपर प्रेजेंट किया। और ये कौन सी सेल्स, ये कौन सा प्रोटीन होता है? MHC2। और ये MHC2 कौन सी सेल पर रहता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ऐसी 3 सेल्स ही हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। लिख लो, द फर्स्ट वन इज मैक्रोफेज। फर्स्ट वन मैक्रोफेज। सेकेंड लिखिए बी सेल, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। एंड द थर्ड वन इज डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल। हाँ, मेमोरी सेल तो आफ्टर द रिस्पॉन्स बनती है ना, आफ्टर द रिस्पॉन्स बनेगी मेमोरी सेल। आ रही बात समझ में? मैंने वैक्सीन बना ली, मैंने जब तय कर लिया कि ये यही एक दवाई है जो इसके काम आ रही है, तभी तो मैं रिलीज करूंगी। कंपनियां क्या करती हैं? पहले मेडिसिन बनाती हैं, ट्रायल करती हैं। हमारे पास वैक्सीन अभी तक आई थोड़ी ना है कोरोना की, तो पहले ट्रायल चलेगा, फिर पता चल जाएगा कि यही एक वैक्सीन है जो काम में आ रही है, उसके बाद ही उसको मार्केट में लाएंगे ना। तो मेमोरी सेल्स भी ऐसी हैं, मार्केट में उसको तभी भेजेंगे जब हमें पता चल जाता है कि हाँ यही वाली ये है। अरे बात समझ में? तो हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का तुम कॉन्सेप्ट समझो। हम ये कह रहे हैं कि 2 टाइप की MHC है, MHC1 एंड MHC2। MHC1 सारी सेल्स पे है, उसको भूल जाओ। अब हम बात करते हैं सिंपली MHC2। MHC2 क्या है? MHC2 खुद एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है? खुद एक प्रोटीन है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल की सरफेस पर। नाउ विच सेल्स? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाउ ये वो सेल्स हैं, लिख लो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर दो सेल which represent, APC are those cells which represents the antigen on their surface, which represents antigen on their surface, right? So यहाँ देखो, अब मान लीजिए कोई सेल है, दिस इज द APC सेल। नाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ APC सेल, कोई भी हो सकती है। इसके पास MHC2 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, MHC2 का, ठीक है। और ये प्रोटीन होता है तो इसका 3D, एक तरह से प्रोटीन जो होता है दैट इज अ 3D फॉर्म में होता है, क्योंकि हम जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ते तो ग्लोबुलर और अलग ही तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज द, हमने रिप्रेजेंट कर, हम कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही है बात समझ में? सो यहाँ पर मान लीजिए मैक्रोफेज, अभी हम पढ़ के आए थे फैगोसाइटिक बैरियर के अंदर कि मैक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटिक को कोई पैथोजन है उसको एनगल्फ कर लेता है, तो ये मैक्रोफेज था।
दैट इज, अब समझ में आ गया, वहाँ से लिंक कर लो कि वहाँ पर उसने क्या किया था, एंटीजन को एंगल्फ किया, उसको डिस्ट्रॉय करा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पर केवल एक ही सेल थी, एक ही पैथोजन था। एक बार कोई पैथोजन घुस जाता है तो बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जंग छिड़ गई है। जंग छिड़ गई है तो भाई कोई ऐलान भी तो करेगा जंग का, तो जंग का ऐलान ये एपीसी सेल्स करती हैं। आ रही बात समझ में? ये यहाँ पर अपनी सरफेस पर क्या करेंगी, इस सरफेस पर ये एंटीजन को यहाँ पर ला करके इकट्ठा कर देंगी और यहाँ पर खड़ी रहेंगी, ये रहेंगी इसको लेकर के। और ये सारी कहानी अंदर से ही चलती है, सारी कहानी अंदर से ही। यहीं पर एंटीजन टूटा, फिर ये वाली जो सेल है MHC यहीं पर बन के, MHC2 यहीं पर बन के और यहाँ पर सरफेस पर आकर के खड़ा हो जाता है एंटीजन को लेके। और फिर दूसरी सेल्स आती हैं, T सेल आती है, फिर B सेल आती हैं और ये अपना काम करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, सो ये है APC सेल, दैट इज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नाउ अब देखो यहाँ पर एक पेज छोड़ दो खाली, तुम्हारे लिए अगेन एक होमवर्क है। 11th की किताब उठाना, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसके अंदर सेल्स के बारे में दिया हुआ होगा, द ब्लड सेल्स, उसमें सारी सेल्स के बारे में दिया हुआ होगा। तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है और अगर तुम्हें उसमें शायद डेंड्रिटिक सेल भी मिल जाएगी, और नहीं तो आपके पास जो भी डिजिटल माध्यम है उस माध्यम को यूज़ कीजिए और आप क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे द ब्लड की सेल्स का, और उसमें आपको ये सारी सेल्स मिलेंगी, WBC के सारे टाइप आएंगे, कहीं से भी आपको, जहाँ से भी अवेलेबल हो। हाँ बिल्कुल, एक पेज पूरा छोड़ दो जहाँ पर आपको ये ध्यान रहे कि कौन सी सेल कहाँ से है निकल के आई है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो नाउ अब हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं इम्यून डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। अरे अभी तो आधा ही हुआ है, डिजीज़ बाकी है। हाँ, ये वाला इम्यून वाला तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब है एक ही चैप्टर है, डिजीज़ वाला चैप्टर है ना, आप देख रहे होंगे इसमें एक ही ये पूरा एक कंप्लीट एक चैप्टर है। इससे पहले तुम्हारे डिजीज़ दिया हुआ है, डिजीज़ आगे दिया हुआ है, डिजीज़ आगे पहले दिया हुआ है, पर हमने इम्यून सिस्टम पहले पढ़ा है, डिजीज़ हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो डिजीज़ में काफ़ी सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कौन सी है, कंजेनाइटल है कि कैसी है, इन्फेक्शियस है, क्रॉनिक है ना, तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब है कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अब क्या हो सकता है कि कोई डिसऑर्डर हो जाए, दो चीज़ें हैं, या तो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, एक्टिवनेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, डाउन हो जाए, या बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाए, या फिर कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर म्यूटेशन भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई इंसान बीमार पड़ रहा है, कोई दुबला पतला हो गया है, तो हम कह रहे हैं कि वो तो कमज़ोर है, हीमोग्लोबिन कम है। क्यों कम है? RBC कम है। RBC क्यों कम है? क्योंकि आयरन कम है, आयरन ही नहीं होगा तो RBC कहाँ से बनेगा? आ रही बात समझ में? तो ये है। तो एक्टिवनेस, कई बार क्या होता है, हमारा बॉडी किसी भी चीज़ का, हमारा बॉडी जो है वो हमेशा कंट्रोल्ड वे में काम करता है। क्या करता है? हमेशा कंट्रोल्ड वे में। अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा? हम आए दिन सुनते हैं, कंट्रोल नहीं रहा तो कौन सी बीमारी होगी? कैंसर। अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होता है,
सेल्स अपनी कंट्रोल पावर को लॉस्ट कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का अति होना अच्छी नहीं है, कम होना भी अच्छी नहीं है। तो हमारा बॉडी जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में क्या करता है, काम करता है। चाहे वो छोटे से छोटा एनिमल क्यों ना हो, कोई ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, प्लांट ही क्यों ना हो, एनिमल क्यों ना हो, लेकिन वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो हमें बहुत ही कंट्रोल वे में काम करना होता है। ठीक है, सो उसमें कोई भी चेंज हो जाएगा तो इट विल लीड टू द सम काइंड ऑफ डिजीज और कैंसर, वॉट एवर इट मे बी। सो हमने कहा कि इम्यून सिस्टम या तो बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, एक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो हम उसे कहते हैं, बेसिकली हम उसे कहते हैं वी आर सेंसिटिव। आपने कईयों को सुना होगा वी आर वेरी सेंसिटिव, हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव है, हम धूप में नहीं जा सकते हैं, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है। धूप में जाते ही क्या हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है। रेड क्यों हो जाती है, क्योंकि वैसोडायलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स फ्लो ज़्यादा वहाँ पर डायलेट होकर के वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो तो हम क्या कह रहे हैं, सेंसिटिविटी, और यहाँ पर हम उस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं द हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर और एलर्जी। द फर्स्ट वन इज हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर और एलर्जी। आ रही बात समझ में? इसे हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, जो आपको याद हो नाम। सो रीजंस क्या हो सकते हैं कोई डिसऑर्डर होने के, ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है वो क्यों हो रहा है, यानी कि एक्टिवनेस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो ऐसे बहुत ही कॉमन एंटीजेंस होते हैं, बहुत ही कॉमन एंटीजेंस होते हैं जिसके लिए हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जैसे कि कॉमन एंटीजन दैट कॉज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कॉमन एंटीजेंस हैं दैट कॉज द कोई कॉमन एंटीजन है, कोई कॉमन एंटीजन है दैट कॉज सम काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है, एंड ऐसे कॉमन एंटीजेंस को हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, इनको हम कहते हैं एलर्जन। क्या कहते हैं, और इन्हें हम क्या कह रहे हैं, एलर्जेंस कह रहे हैं। ठीक है, कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई भी फूड हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकती है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। जैसे किसी को जनरली जो स्ट्रिप्ड एनिमल्स होते हैं, जनरली स्ट्रिप्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनसे कईयों को एलर्जी होती है। और ऐसे एनिमल्स जैसे कि ज़ेब्रा है, जैसे कैट है, दे आर ऑल्सो स्ट्रिप्ड होते हैं और उनसे भी एलर्जी, उनको देखते ही वो इतने हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन उनमें कोई 1000-5000 में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि इस तरह की एलर्जी होती है। ठीक है, किसी को फूड कोई भी हो सकता है, किसी को लहसुन से हो सकती है, किसी को अनियन से हो सकती है, या किसी भी टाइप के, किसी को सीरियल से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी टाइप के फूड से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और मेडिसिन हो सकती है। मेडिसिन में आप लिख सकते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। और
एंटीबायोटिक हम जनरली बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि कोई एलर्जी कॉज कर रहा है, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर जो कि क्या हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऐसे होते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करने वाले, ऐसे कौन से हैं, दैट इज अ हिस्टामिन। हिस्टामिन कॉज द हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। हिस्टामिन सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, हिस्टामिन सीक्रेशन आप लिख सकते हैं, द हिस्टामिन सीक्रेशन increased during the hypersensitivity, ठीक है। और हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती है, यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी, ऐसा क्यों होता है, जनरली हमें एलर्जिक, हमारा इसका क्या मतलब है एलर्जी होने का, कि हमें वो चीज़ सूट नहीं कर रही है, हमारा बॉडी इनमें से किसी भी एक चीज़ को फॉरेन समझ रहा है ना, फॉरेन इसने समझ लिया कि ये फॉरेन है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको पैथोजन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या बनाएगा, रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी यहाँ पर कौन सी बनती है, ई वाली एंटीबॉडी बनती है। हमने कल एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था कि एंटीबॉडी ई जो है सबसे कम क्वांटिटी में होती है, और ये कब बनती है, जब हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है, ठीक है। नाउ अब इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, अब इसके इफेक्ट पढ़ने हैं। जो हिस्टामिन सीक्रेशन है वो कौन कर रहा है, बाय द मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती हैं, हमारी सरफेस, हमारी बॉडी सरफेस के नीचे कुछ सेल्स होती हैं, उन्हें हम मास्ट सेल्स कहते हैं, और ये मास्ट सेल्स जो होती हैं हिस्टामिन रिलीज करती हैं, दैट कॉज द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ई। सो अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। हम डिजीज ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। इफेक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, अस्थमा नहीं है ये, लेकिन हाँ होता है, हाइपर सेंसिटिविटी का ही एक फॉर्म है, लेकिन उसमें क्या लंग्स डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, जो एल्वुलाइज होती हैं वो एकदम क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है उसमें, तो वो अस्थमा वो होता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा, और जो नेचुरली जो मेन जो अस्थमा होता है दैट इज रिलेटेड टू द लंग्स। ब्रोंकियल रीजन बेसिकली है वही, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अस्थमा जैसा फील आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है इस अस्थमा के अंदर, इस ब्रोंकियल अस्थमा में म्यूकस ज़्यादा जनरेट होने लगेगा, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी, कईयों को होता है डस्ट से प्रॉब्लम होती है ना, छींकें आने लग जाती है, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है। एक्सेस लिख लो, एक्सेस म्यूकोसा फॉर्मेशन दैट ब्लॉक्स द ब्रोंकियल, एक्सेस म्यूकोसा फॉर्मेशन या म्यूकस फॉर्मेशन, एक्सेस म्यूकस फॉर्मेशन दैट ब्लॉक्स ब्रोंकियल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कफिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद सेकंड है फीवर, upper respiratory passage becomes hypersecretory,
upper respiratory passage become hyper secretory. थर्ड लिखो डर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस रेडनिंग ऑफ स्किन, रेडनेस ऑफ स्किन. किसी की स्किन बहुत ज़्यादा बर्न एकदम रेड हो जाती है, धूप में निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस कहते हैं. ठीक है, रेडनेस ऑफ स्किन. उसके बाद लिखो एनाफाइलेटिक शॉक. एनाफाइलेटिक शॉक. एनाफाइलेटिक शॉक. अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं. एनाफाइलेटिक शॉक इट्स अ लिटिल बिट सीवियर. एनाफाइलेटिक में क्या होता है? कोई एलर्जन है, ब्लड में एंटर करेगा, एंटर्स इन बॉडी. क्या कर रहा है? बॉडी में एंटर कर रहा है. कोई भी एक एलर्जन है, वो जैसे ही बॉडी में एंटर होगा तो क्या रिलीज होगा? हिस्टामिन रिलीज होगा. क्या रिलीज होगा? हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल. सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल. ठीक है, क्या होगा? हिस्टामिन रिलीज होगा. अब हिस्टामिन रिलीज होगा तो क्या होगा? ये तो है ही हाइपर है, लेकिन हिस्टामिन रिलीज होते ही क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे? अभी हमने पढ़ा था वैसोडायलेशन. क्या होगा? वैसोडायलेशन. अब वैसोडायलेशन होगा, दैट मीन्स जिस जगह पर वैसोडायलेशन होगा, वैसोडायलेशन होने पर एज वी नो जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा. अब वो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा अगर हो जाएगा तो एक टाइम तक ही क्या होगा? जो वेसल्स की जो वॉल हैं वो सहन कर पाएंगी. वो एक टाइम तक ही उसको हैंडल कर सकती है. थोड़े टाइम बाद क्या होगा? कुछ ही देर में जो परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी ऑफ इंक्रीज blood permeability of blood vessel increased. क्या हो रहा है? ब्लड वेसल की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. एज वी नो वैसोडायलेशन में क्या होता है? परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तभी तो डायलेट होकर के तभी तो मैक्रोफेज वहाँ से निकल जाते हैं, है ना. तो अब क्या हो रहा है? फ्लूइड लीक होने लगता है. क्या हो जाएगा? आप लिखो फ्लूइड लीक्ड आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स. फ्लूइड लीक्ड आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू ECS. अब फ्लूइड कहाँ जा रहा है? टू ECS. कहाँ जा रहा है? ECS में जा रहा है. एक्स्ट्रा सेलुलर space. Fluid leaked out from blood vessel into ECS. अब इससे क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. क्या हो रहा है? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? ब्लड वॉल्यूम. तो वेसल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. कहाँ? ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉल इन ब्लड प्रेशर.
फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, एंड इट कॉज द एनाफाइलेटिक शॉक। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से चक्कर खा के बेहोश होके गिर सकता है, इट मे बी लीड टू द डेथ। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो होना भी अच्छा नहीं है। सो दिस इज द सीवियर कंडीशन, सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफाइलेटिक शॉक, एक तरह का शॉक लग रहा है, ठीक है, वैसोडाइलेट होकर के फ्लूइड में चला गया ब्लड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और एक तरह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम ही हो रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द डेथ। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं, ये तो था हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। नाउ सेकंड जो हम पॉइंट करने वाले हैं वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खुद का ही ऑटोमेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सिंपली समझो कि ये खुद के अगेंस्ट ही काम करता है। अब ये भूल जाता है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा अपना कौन है, पराया तो बहुत आसानी से पहचान लेगा, लेकिन खुद का ही भूल कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है सेल्स के अंदर कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब सेल्फ सेल को ही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है कि ये मेरी अपनी है कि नहीं है, उसको वो पैथोजन की तरह ट्रीट करता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट आवर ओन सेल्स, लिख लो, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट आवर ओन सेल्स। ठीक है, नाउ इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है टू डिस्क्रिमिनेट, लिख लो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कि इम्यून सिस्टम फेल्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब उसे पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वो उसको भी नॉन सेल्फ समझ रहा है, सेल्फ को भी नॉन सेल्फ समझ रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। द फर्स्ट वन इज द मिस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस GRAVIS। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एंटीबॉडी बन रही हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट receptor for acetylcholine। acetylcholine, receptor for acetylcholine। अब ये acetylcholine जो है, इसको हम आपने अगर 11th में अगेन नर्वस सिस्टम पढ़ा हो तो एसिटाइलकोलिन इज द केमिकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। आ रही है बात समझ में? तो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, अब ये रिसेप्टर्स को ही क्या करेगा, उसकी अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनने लग जाएगी, तो एसिटाइलकोलिन एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो नर्व इम्पल्स क्या होंगी, पहुंचेंगी नहीं, ट्रांसफर नहीं होंगी। ट्रांसफर नहीं होंगी तो क्या होगा, न्यूरल डिजनरेशन बोलेंगे हम उसे, ब्रेन काम नहीं करेगा, जिस भी पार्ट में ऐसा हो रहा है वहाँ पे ये काम नहीं होगा। ठीक है, सो इट कॉज द डिप्रेस्ड नर्व कंडक्शन, लिख लो, इट कॉज द डिप्रेस्ड नर्व कंडीशन, सॉरी नर्व कंडक्शन एट डिप्रेस्ड नर्व कंडक्शन एट
at myoneuronal junction. न्यूरोनल जंक्शन पर क्या करता है? अब ये देखो मायोन्यूरोनल जंक्शन क्या होता है? हमारी मसल्स हैं, मसल्स के साथ हमेशा क्या रहता है? एक न्यूरॉन्स, वहाँ पर मोटर न्यूरॉन होती है, अगर नाम सुना हो, मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होती है नर्व और मसल के बीच में, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये नर्व आकर के इसके साथ अटैच्ड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम, इस जंक्शन को हम कह रहे हैं मायोन्यूरोनल जंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पर एसिटाइलकोलिन जो है वो क्या है, उसके रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं और वो रिसेप्टर्स क्या कर लेता है, उसको एंटीजन की तरह समझता है हमारा ही बॉडी, और उसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाएगा तो वो उसको डिजनरेट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड दैट डिक्रीज्ड, क्या डिक्रीज करता है, मूवमेंट ऑफ मसल, लिख लो, एंड फॉलोड बाय डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ मसल्स, एंड मसल बिकम degenerate after some time. And muscle become degenerate after some time. Muscle degenerate after some times, ठीक है। Pernicious anemia। अब देखो एनेमिक का मतलब तो आप जानते ही हैं, ब्लड लॉस। अब देखो ब्लड लॉस, या यूँ कहेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, आरबीसी सेल्स। एज वी नो दैट आरबीसी के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? विटामिन B12, दैट इज अ फॉलिक एसिड, ठीक है, उसके लिए वो चाहिए होता है, और दैट विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विटामिन जो है एब्जॉर्ब्ड होता है, तभी हमें विटामिन B12 मिलता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पर ल्यूमेन है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पर कोई विटामिन था, ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, ये सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेगी, एज वी नो माइक्रोविलाई और ये सब रहता है, और ये इसको एब्जॉर्ब करके अंदर जाएंगे। एब्जॉर्ब तो ये इसको तब करेगी कि जब यहाँ पर एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, और ये फैक्टर उसके साथ बाइंड होकर के फिर ये सेल के अंदर पहुंचता है, विटामिन B12। आ रही है बात समझ में? उसे हम कह रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनके अंदर कोई, मान लीजिए अगेन इम्यून सिस्टम यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है, और उसे इंट्रिंसिक फैक्टर को वो क्या कर रहा है, नॉन सेल्फ समझ रहा है, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है इंटरनल लाइनिंग, जो हमारी इंटरनल लाइनिंग है वो क्या है, कोई डैमेज हो चुकी है, वीक हो चुकी है, वहाँ का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, किसी भी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो, और उसकी वजह से हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा, कई बार होता है कि हम खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते, हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इसीलिए उसका क्या रहता है, हमेशा हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से अब वो इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या कर रहा है, नॉन सेल्फ समझ रहा है, ठीक है। और नॉन सेल्फ समझ रहा है तो यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लो, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट intrinsic factor of intestine, so that vitamin B12 is not absorbed, and that cause
or may lead to the blood deficiency, or you can say the blood formation is decreased. अब थर्ड आ जाओ, हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज, नाम कैसा है ना, हाशिमोटो डिजीज। हाँ हाँ, हो सकता है, हाँ कोरियन भी हो सकता है फिर तो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाशिमोटो में एक वर्ड याद रखना, समझ में आ जाएगी सारी स्टोरी, थायराइड ग्लैंड। is affected। देखो अब थायराइड ग्लैंड का मतलब समझ गए कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है तो इसकी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट। तो जिसकी वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो क्या बनना बंद हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन होना बंद हो जाएगा। तो अब मुझे आगे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट विल डाउन। आ रही है बात समझ में, क्योंकि थायराइड हार्मोन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। आ रही है बात समझ में। हाँ, कहते हैं ना थायराइड कि किसी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत अच्छा है, किसी का मेटाबॉलिक रेट बहुत ही डाउन है, कितना ही मतलब कितना ही डाइटिंग कर लो हमारा वेट कम नहीं होता है, या कितना ही खा लो तो क्या हो जाता है कि लगता नहीं है, और लगता नहीं है दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिक जो रेट है वो डाउन है ना। सॉरी, कितना ही खा लो लेकिन लगता नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक रेट हाई है ना, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी होता है और वो यूटिलाइज भी हो जाता है। आ रही है बात समझ में। और इसीलिए लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी जो है मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन भी रिलीज़ होने लग जाता है। आ रही बात समझ में। सो हाशिमोटो डिसीज़ ये है, तो याद रखना, क्योंकि कई बार नाम से ही पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन इट इज़ रिलेटेड ओनली द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंड डेफिशिएंसी, सो द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन एंड कॉल्ड, हम उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। लिख लो लिख लो लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। कंडीशन क्या होगी, हाइपो का मतलब यही होता है लो, एंड हाइपर का मतलब ज़्यादा, ठीक है। और इसमें मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। और लाइफस्टाइल भी कई बार आपका लाइफस्टाइल भी जो होता है वो बहुत ही मैटर करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन एक बार गड़बड़ हो जाता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कई बार दवाइयों से भी नहीं होता है, स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, हम जंकी फूड ज़्यादा खाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, रात को लेट सोते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, अपना सब कुछ प्रॉपर वे में करेंगे, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, खाना पीना, रेस्ट, द बॉडी ऑल्सो नीड द रेस्ट, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा ये सिस्टम भी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि केवल हेल्दी पर्सन को ही क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। वेट लॉस करना है तो ही एक्सरसाइज करना है, नो, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट ऑल। बॉडी को फिट रखना है तो यू नीड टू डू एक्सरसाइज, ओके। सो यहाँ पर फोर्थ वन जो है दैट इज अ रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब इसमें नाम से पता चल रहा है आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स से रिलेटेड है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द जॉइंट्स। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट
हमें समझना क्या है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट बन रही है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट द साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स। लिख लो, इट अफेक्ट्स, हाँ लिखो पहले, synovial fluid, antibody formed against the synovial fluid, against the synovial joints or fluid you can say, जो synovial place होता है जहाँ पे दो bonds बोन्स जो हैं joint होती हैं, that place, तो वहाँ पे जो cells होती है उसको क्या करता है, उसके अगेंस्ट वहाँ पर एंटीबॉडी बनती है। बे अब यहाँ लिखो, इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द जॉइंट्स, it affects not only the joints but also other part of the body, other parts of the body। अब यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी बन रही है वो कौन सी है। यहाँ पे लिखो एंटीबॉडी कौन सी बनती है, मेनली यहाँ पर एंटीबॉडी बनती है IgM। यहाँ पर कौन सी बनती है, IgM। ठीक है, एंड इसके क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आप लिख सकते हैं, मेनली पेन, इट मे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, ये सारे इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज आपके लिए एक अगेन एक होमवर्क है। डायबिटीज के कितने टाइप हैं, डायबिटीज के टाइप एंड उनके सिम्टम्स और किस वजह से होते हैं, रीज़न आपको बताने हैं, सिम्टम्स एज वेल एज रीजंस। आज के लेक्चर के बाद जो पेज होगा उस नेक्स्ट पेज में आज आंसर्स लिखेंगे आप सारे, ठीक है। और ये होमवर्क आपके लिए है, अब आप ढूंढ के लाएंगे, आपके पास बुक्स है, आपके पास नोट्स हैं, आप लिखेंगे, ठीक है। सो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसा डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंटीबॉडी बन रही है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसीलिए जो डायबिटीज़ हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, डायबिटीज़ मेलिटस कह रहे हैं। लिख लो मेलिटस, मैंने लिखा नहीं, मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बन रही है, बीटा सेल ऑफ, अब ये कौन सी सेल्स बनाती है, बीटा सेल्स ऑफ, मैं तो सेल्स तो मैंने ही बता दिया, पैंक्रियाज। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा पैंक्रियाज, इंसुलिन नहीं बनेगा तो कौन सा होगा, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायबिटीज़ 1 कौन सा है और 2 कौन सा है। एक तो इंसुलिन पर डिपेंड है और एक है किडनी के फंक्शन पर डिपेंड होता है डायबिटीज़। तो वो 2 टाइप है, 1 किसको कहते हैं, 2 किसको कहते हैं। दोनों के सिम्टम्स और दोनों के रीजंस आपको ढूंढ के और लिख करके लाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंटीबॉडी अगेंस्ट, अब यहाँ पर अगेन एंटीबॉडी बन रही है
एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है? माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल, एंटीबॉडी अगेंस्ट माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है? माइलिन शीथ न्यूरॉन्स। ठीक है, इसमें इतना ही समझना है। ठीक है, अल्टीमेटली न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाएगी और न्यूरॉन डिजनरेट होगी तो कोई फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसके बाद आता है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे।